आज के सेशन का पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। पहला प्रश्न एक इफेक्टिव क्वेश्चन, लगातार ऐसे प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में दिखेंगे। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें साफ साफ इसने कहा कि मेरे पास कुछ अंक है, 0 है, 1 है, 4 है और 7 है, को बिना दोहराए, बिना किसी रिपीटिशन के यदि एक साथ प्रयोग किया जाए, लाया जाए, तो उससे बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ऐसा स्कूल कक्षा हम लोग 3 या 4 में पढ़ते थे। हमारे पास कुछ डिजिट दी जाती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 0 है, 1 है, 4 है और 7 है। मेरे को कहा जाए इसे लार्जेस्ट बना दो, तो लार्जेस्ट देखो बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में भी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर formed by the digits 0, 1, 4, 7 without any repetition of the digits using all of them at a time। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन होगा, बोलो 7 होगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। आप शुरू से बड़े से छोटे में लिख दें, ये हो गया लार्जेस्ट। यहाँ समस्या होती है स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट किस लिए समस्या होती है कि अगर आप शुरुआत 0 से करोगे तो वह 0 जैसे स्टार्ट होगा किसी नंबर के, तो वह नंबर 4 डिजिट की नहीं रह जाएगी, वह नंबर 3 डिजिट की हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि 0 और 5 है, आप 0 और 5 को क्या बोलेंगे? अगर हम इनको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, तो यह सिंगल डिजिट नंबर, इट्स नॉट 2 डिजिट नंबर, यह 2 अंक की संख्या नहीं है। हाँ, अगर 5 के बाद 0 लिखते हैं तो यह 2 डिजिट की संख्या है। इसीलिए जब भी कभी आपको 0 भी दे दिया जाए कॉम्बिनेशन में और निश्चित तौर पे देगा, तो 0 को छोड़ के सबसे छोटी मतलब आफ्टर द 0 कौन है? 1 है। देन आप 0 यूज कर सकते हैं, 1, 0, 4 और 7। अंतर करना है तो घटाना पड़ेगा, 10 से 7 3 होगा, 10 से 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 7 से 1 6 हो जाएगा, 6 3 6 3 6 3 6 3 द राइट सोल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 6 3 6 3 इज द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट सोल्यूशन जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। होप सो आपने यहाँ पर अच्छे से देखा, समझा, पहले प्रश्न का उत्तर आपने नोट भी किया। ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के। देखिए, जब लार्जेस्ट बनाना होगा तो कोई डाउट नहीं है, स्मॉलेस्ट में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 0 को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं 0 से, क्यों? अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो इट बिकम 0 1 4 7, सो वह 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जिससे कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर समझिए और प्लीज उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर नहीं समझे तो नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के आलेखीय, आलेखीय मतलब होता है ग्राफिकल, निरूपण रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग नहीं दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली। मतलब ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनकी मदद या इनका उपयोग कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं प्रेजेंट करता है? सबसे बात पहले मैं करूं चित्रालेख, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। आप कुछ सिंबल, कुछ इमेजेस का यूज करते हैं, व्हाट्सएप जब खेलते हैं हम लोग, व्हाट्सएप करते हैं तो कुछ इमोजीज भेज देते हैं, थंब भेज देते हैं, अपने एक्सप्रेशन भेज देते हैं। कहीं पर हम जाते हैं तो सिग्नल्स लगे होते हैं जो बता देते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल के अराउंड आपको प्लस सिंबल दिख जाता है, स्कूल के अराउंड 2 बच्चे पीछे जो है बैग लिए दिख जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर और भी नेसेसरी चीजें हैं। पिक्टोग्राफ ग्राफ का ही प्रेजेंटेशन है, जिससे कि हम किसी चीज को इमेजिन कर पाते हैं। इट्स नॉट अ एग्जैक्ट फिगर बट इट्स अ रिप्रेजेंटिंग फिगर ऑफ एनी करंट सिचुएशन। किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो यह एक ग्राफिकल मेथड है। पाई चार्ट भी एक ग्राफिकल मेथड है, जिसमें आप एक सर्कल बना करके विभिन्न विभिन्न चीजों को, विभिन्न विभिन्न अपने उपयोगों को अलग अलग सेक्टर्स के मीडियम से प्रेजेंट करते हैं, वृत्तखंड की मदद से प्रयोग करते हैं। पाई चार्ट भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। औसत एक मैथमेटिकल एवरेज है। औसत क्या है? मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें आप किसी समूह, किसी कलेक्शन के लिए एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो उस पूरे समूह को प्रेजेंट करती है। लेकिन इसके लिए ग्राफ का उपयोग नहीं किया जाता, इसके लिए कैलकुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। आयत चित्र, हिस्टोग्राम जिसको आप कहते हैं, जब आप कभी क्लास इंटरवल टाइप का डेटा देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, इस तरह का डेटा, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ पे इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आयत चित्र। पाई चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट। पिक्टोग्राफ चित्रालेख, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर औसत मैथमेटिकल एवरेज है। औसत एक ऐसा मान है जो किसी समूह का रिप्रेजेंटेशन करता है न्यूमेरिकली। इसके लिए हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि औसत जो होता है वह समूह के सभी सदस्यों या सभी पदों का योग बटा उनकी संख्या होती है। मतलब इट्स अ कैलकुलेटिव प्रोसेस, एक ऐसी तकनीकी जिससे हम किसी समूह को डिसाइड करते हैं। यह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। होप सो आप सभी ने भी निर्धारित कर लिया होगा।
सी ऑप्शन औसत इस प्रश्न का करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न डन है। मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आया है। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक, फलक मतलब होता है पृष्ठ, सरफेस। जैसे अगर मान लो आप मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल पे कितने सरफेसेस हैं। जैसे अगर हम मोबाइल उठा लें या कोई भी डिवाइस आप उठा लें, नाटा मोबाइल, जैसे देखिए घनाभ टाइप का होता है। अगर इसके सरफेस की बात करें, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक बगल है, एक बगल है, एक बगल है, एक बगल है, कुल 6 सरफेस है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके सरफेसेस को अगर मैं कहूँ गिन के बताओ, तो एक फर्श है, एक छत है, एक बगल की दीवार, एक बगल की दीवार, एक बगल की दीवार, और ये सारे सरफेस रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आयताकार ही हमेशा रहे। क्वेश्चन क्या है कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक अर्थात पृष्ठ गिन रहे थे। उनके पास सबसे पहले आया क्यूब, घन। घन कैसे बनता है आप देखिए ऐसे, ये देखिए मैं बना रहा था, ये है घन। अगर आपको क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बल्कि बोर्ड पे और ज्यादा इफेक्टिवली दिखता है जब आप मोबाइल से इसको देखते हैं। एक घन बना दिया, एक बेलन बना दिया, ये है बेलन, यह ध्यान से देखिएगा। और एक घनाभ बना दिया, घनाभ बना दिया। घनाभ सेम घन की तरह ही होता है, बस इसमें सभी साइजेस इक्वल होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो घनाभ अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी की साइज को थोड़ा सा बढ़ा के नोटिस कर लो, तो जो घन होगा वो घनाभ बन जाएगा। क्लियर है, घन को भी आप घनाभ कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सभी घन आपको घन नहीं कह सकते हैं, बस उसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होने की गारंटी होती है, इसमें सभी साइड्स के इक्वल होने की गारंटी होती है। गोला, गोला जैसे गेंद होता है, आप देखे ही हैं, गेंद है, ये है गोला। पूछा गया कि हमसे, मतलब हमारे पास 4 है, एक तो घन है, एक बेलन है, और एक बीच में घनाभ भी रख लीजिए जो घन की तरह ही रहेगा, और एक गोला है। इन सभी के कितने सरफेसेस होते हैं। इसमें आपको देखने समझ में आ रहा है कि एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, हाँ, और यहाँ से 4 सरफेस, और फिर 5 सरफेस, और अंतिम में 6 सरफेस। मतलब कुल मिला के अगर सोचा जाए तो 6 सरफेस होते हैं। कैसे, रूम में देखिए फर्श है, छत है, बगल की दीवार, बगल की दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, तो कुल 6 सरफेस इसमें है। 6 ही आपके घनाभ में होंगे। ठीक है, आप बात अगर बेलन की आई तो बेलन में सरफेस आप देखो, बेलन मतलब पाइप, सिलेंडर मत समझिएगा घर का जिससे खाना पकाया जाता है। बेलन मतलब वह ना समझिएगा जिससे रोटी बनाई जाती है। ये इस प्रकार का पेन का ही स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से काट दो, एक पाइप का शेप बनेगा। इसका आउटर भी एक सर्कल बनेगा, पीछे भी एक सर्कल बनेगा। देखो एक सर्कल यह, एक सर्कल यह, और एक सरफेस यह, तो कुल 3 सरफेस इसमें होते हैं। बेलन में हमेशा 3 सरफेस होते हैं, गेंद में हमेशा एक सरफेस होता है, केवल एक पूरा ऐसे शेप ऐसे एक कलर से डिसाइड कर दिया जाता है। 6 सरफेस, 3 सरफेस, 6 सरफेस और एक सरफेस, 6 सरफेस, 3 सरफेस, 6 सरफेस, एक सरफेस। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप नोट कर लीजिए। आपके लिए ये आसान प्रश्न होना चाहिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होना चाहिए। मतलब अगर आपको फिगर का विजुअलाइजेशन क्लियर है, फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यह फिगर क्या होता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा इस फिगर के कितने सरफेसेस होते हैं। नोटिस किया आपने, घन में कितने हैं, बेलन में कितने हैं, घनाभ में कितने हैं और गेंद में कितने हैं। तो हमने कंफर्म कर लिया कि 6, 3, 6, 1। इसमें डाउट किसी को हो तो प्लीज बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दें। तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने कर दिया है, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर हो गई बातें। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 रिगार्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम का के महत्वपूर्ण लक्षण रूपक हैं। मतलब जो मैथ्स, देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम सार, जो गणित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण फीचर्स या फैक्ट्स हैं वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरिकुलम एजुकेशनल कैरिकुलम ऑफ 2005, 2005 की जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार मैथ किस प्रकार की, मैथ के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। देखिए गणित बहुउद्देशीय एक सब्जेक्ट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैथ्स आता है तो सब आता है। ठीक है, मैथ अगर आएगा तो सब आएगा। मैथ से आपके अंदर एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, कुछ और भी सोचने समझने की क्षमता क्लियर होती है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अन्य विषयों में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह की एबिलिटी होती है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने की। इसे वास्तव में महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। इट शुड बी एम्बिशियस एंड द
कोहेरेंट, ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। इट शुड बी एक्टिविटी ऑर्डिनेटेड, इट शुड बी एक्टिविटी ऑर्डिनेटेड, बिल्कुल, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटेटिव असेसमेंट। एक और है, मुझे इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, ये भी गलत बात है। ये एक्टिविटी भी नहीं थी। इट शुड एम्फेसाइज द प्रोसीजर एंड नॉलेज ऑफ द फार्मूले ओवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने से ज्यादा इसने कहा फार्मूलों पे बल देना चाहिए, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अर्थात ए और बी राइट सोल्यूशन होगा। ए और बी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ए और बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन 2005 की शिक्षा नीति में मैथ्स को लेकर के डिसाइड नहीं किए गए थे। यही चीज है ना, कुछ ऐसी चीजें होती जो अपनी सोच पे चलती है, कुछ चीजें ऐसी होती जो फैक्ट पे चलती है। तो यह फैक्ट पर ये चीजें जो है आपकी फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको तैयार करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें मैथ्स के साथ अप्लाइड है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग तैयार कर लें हमेशा के लिए, जिससे कि कभी भी आप प्रश्न आए तो आप उत्तर कराएं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक शहर का तापमान 9 बजे, सुबह 9 बजे या कितने बजे, 9 बजे की बात है, हाँ 9 बजे है, ठीक है। 9 AM पर, 9 AM पर कितना देखा गया है? सुबह का तापमान जो था उस समय कितना था? 23.5 डिग्री सेल्सियस था। एक शहर का तापमान 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस था। प्रत्येक घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, बारिश हो रही है उस दिन, और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। हर घंटे 0.7 डिग्री, हर घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे डाउनफॉल मतलब नीचे गिरता है। तो कह रहा किस समय, मतलब कितने बजे 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाएगा। अब आपको अगर जैसे हम इतना थे और इसको हमें बनाना है 17.2, तो हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल कुल गिरावट कितने की हुई। जैसे अगर आप 23, इस समय देखिए कंडीशन आप समझने की कोशिश करो, सुबह के 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बिल्कुल था, इसमें डिसाइड था। हम चाहते हैं कि मेरा तापमान, उस शहर का तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्योंकि हर घंटे 0.7 का गिरावट हो रहा है। मैं टोटल यहाँ पर गिरावट देखना चाहता हूँ, कुल टेम्परेचर कितना डाउन गिरा, इसके लिए इसको घटाना पड़ेगा। 13 से 7 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा, 6.7 डिग्री तापमान गिरेगा। और हर घंटे अगर इतना गिरता है तो इतना गिरने में कुल कितना समय लगेगा, आप समझिए। जैसे इतना हमको गिराने की आवश्यकता है और प्रति घंटे इतना डिग्री तापमान गिरता है, तो कितना घंटा लगेगा, इसके लिए 6.3 को 0.7 से डिवाइड कर दें, 7 9 63, कुल 9 घंटे लग जाएंगे। मतलब इतना तापमान डाउन करने के लिए या इतना होने के लिए कुल 9 घंटे का वक्त लग रहा है। कितने का लग रहा है? 9 घंटे का। यहाँ पर रात 9 बजे है तो सही, जाहिर सी बात हम इसको AM जो लिखे हैं, पहली चीज तो इसको PM लिख दीजिएगा, गलत लिखा मैंने, क्योंकि रात में अक्सर तापमान नीचे गिरता है, बिल्कुल सही बात है। दिन में बहुत कम ऐसी स्थिति होती जब तापमान नीचे गिरता है। रात के 9 बज रहे थे और यहां से हमको 9 घंटे ऐड करना है। 9 घंटे देखिए मैं ऐड करके आपको बताता हूं कि स्थिति क्या आएगी। जैसे आप किसी समय पर हैं, जैसे यहाँ पर आप 9 बज रहा है, 9 PM हो रहा है, रात के 9 बजे, 9 जोड़ना है तो पहले 3, तो इसको 12 बजाओ, 12 बजेगा 3 घंटा, तो 12 नून हो जाएगा, 12:00 हो जाएगा। इसमें 6 और जोड़िए, तो 6 जोड़ने पर 6 AM हो जाएगा। सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे तापमान अपना कितना रहेगा? 17.2 डिग्री रहेगा। इसका राइट सोल्यूशन यहाँ पर 6 AM है। ध्यान से देखिए, रात के 9 बजे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम 9 घंटे आराम करेंगे। 9 घंटे आराम करने का मतलब सुबह के 6 बजे। जैसे ऐसे सोचा करिए, रात के अगर आप 12 बजे सो रहे हैं, एग्जैक्ट आपकी नींद लगती है 12 बजे, अब जितने बजे सो के उठेंगे उतने घंटे आप सोए हैं। 6 बजे सो के उठिए 6 घंटे सोए हैं, 7 बजे सो के उठिए 7 घंटे सोए हैं, 8 बजे सो के उठिए 8 घंटे सोए हैं। आपकी क्षमता क्या थी? अब यह 9 ही बजे की बात कर रहा है कि हमने वह काम 9 बजे शुरू कर दिया, तो 9 से 12 में 3 घंटे लगे, 3 से और आगे 6 बढ़ा दीजिए क्योंकि 9 घंटे की बात है। तो सुबह के 6 बजे यह तापमान इतने डिग्री पहुंच जाएगा, क्योंकि हर घंटे 0.7 डिग्री का टेम्परेचर फॉल होता है।
गिरता है, टोटल इतना गिरा है, तो 9 घंटे का समय लगा था। राइट सोल्यूशन यहाँ पर प्रश्न का हल हो चुका है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर से देखिए, हर घंटे इतना गिरता है, शुरू में इतना था 9 बजे, इतना अगर गिरता और चाहते हैं हमें इतना हो जाए, तो सोचो कितना कुल गिरना चाहिए, 6.3। 6.3 को इससे डिवाइड करें, कुल 9 घंटे लगेगा। 9 अगर हम 9 पीएम में जोड़ेंगे तो सुबह के 6 बज जाएगा। एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू इस प्रश्न में है नहीं, बस केवल लॉजिकली सोचना है और कुछ नहीं। कोई अगर पेन कॉपी ना भी उठाओगे तब भी आप इस प्रश्न का हल करके आएंगे, यही ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिए। 3 मित्र हैं, क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिसके फोन पर हर घंटे, हर आधे घंटे, हर 20 मिनट पर मोबाइल में मैसेजेस आते हैं? बहुत कम लोग होंगे जिनके नहीं आते होंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे ग्रुप बने होते हैं जिसमें आप जुड़े होते हैं, आपके पास संदेश आते ही आते हैं। 3 मित्र हैं, एक का नाम यम1 है, दूसरे का नाम यम2 है, तीसरे का नाम यम3 है। इसके मोबाइल पर हर 20 मिनट बाद एक संदेश आता है, इसके मोबाइल पर हर 30 मिनट बाद एक संदेश आता है, इसके मोबाइल पर हर 45 मिनट के बाद एक संदेश आता है। तो इस तरह से इनके मोबाइल पर संदेश आते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों को एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां पे हम सभी के मोबाइल साथ साथ बजें, मतलब सबके मोबाइल संदेश साथ ही आए। 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। हम एक ऐसा समय सोचेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। वही वह समय होगा जब तीनों के मोबाइल पर साथ साथ संदेश बजेंगे। जैसे इसका 20 मिनट बाद बजता है, फिर 40 मिनट बाद बजेगा, फिर 60 मिनट बाद बजेगा, फिर 80 मिनट बाद बजेगा। इसका 30 पर बजता है, फिर 60 पर बजेगा, फिर 90 पर बजेगा, फिर 120 पर बजेगा। इसका 45 पर बजता है, फिर 90 पर बजेगा, ठीक है, फिर आपका 135 पर बजेगा। ऐसा कौन सा समय होगा जब सभी मोबाइल साथ साथ ब्लिंक करेंगे, मतलब सबके संदेश एक साथ आ जाएंगे? वह ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कट जाए, 20 से, 30 से और 45 से, अर्थात इनका एलसीएम होगी। इनका एलसीएम आपको डिसाइड करना है। जब भी कभी किसी का एलसीएम डिसाइड करना हो तो सबसे बड़े के पास जाया करिए। बड़ा कौन है? 45। 45 इनमें से किसी की टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 45 का पहाड़ा पढ़ा अगर आता है तो दूना 90 होता है। 30 के पहाड़े में तो आएगा बट 20 में नहीं। 45 गुणे 3 कर दे 135 नहीं आएगा, बट 45 अगर 4 कर दे तो 180 आएगा। 180 इसके पहाड़े में भी आएगा, इसके भी पहाड़े में आएगा। 180 मिनट वह समय होगा जब सभी के मोबाइल में साथ साथ संदेश बजेंगे। अभी यहां पर अगर सबके मोबाइल पे साथ साथ बजा है संदेश, तो अब 180 मिनट बाद सभी के मोबाइल पर साथ साथ संदेश बजेंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बजेगा ना? 180 मिनट बाद भैया बजेगा, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, क्योंकि इसने पूछा है कि उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। 180 मिनट बाद वे लोग संदेश एक साथ पुनः प्राप्त करेंगे। क्या 180 मिनट है किसी में? नहीं। याद रखिएगा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो कभी भी आपको जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको तुरंत 60 से भाग करना चाहिए। करेंगे तो 3 घंटे बाद वे ऐसा समय, मतलब 180 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 180 मिनट को घंटे में लिखेंगे 3 घंटे आएंगे। और 3 घंटे बाद वे एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे हर 3 घंटे के बाद। जैसे अगर एक बार 9 बजे पा जाएंगे, फिर 12 बजे मिलेगा, फिर 3 बजे मिलेगा, फिर 6 बजे मिलेगा, फिर 9 बजे मिलेगा। हर 3-3 घंटे बाद उनको संदेश मिलता रहेगा। यही स्थिति है और डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 3 घंटे यहां पर इस प्रश्न की करेक्ट आंसर है, छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों पर हमेशा अपने को फोकस्ड रखिएगा, मिल जाता है एग्जाम में और हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अगला बढ़ता हूं। एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमें कोई एक बड़ी जमीन है, एक बड़ा सा लैंड है, बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को पन्ने पे बना दिया जाता है। पन्ने पे बना देने का मतलब होता है कि एक स्केल फैक्टर का यूज करना। जैसे वहां पे अगर जमीन पर कोई कुछ किलोमीटर है, जैसे अब भारत का नक्शा आप पन्ने पे तो पढ़ते हैं, विश्व का नक्शा आप पन्ने पे पढ़ लेते हैं, होता क्या है, एक स्केल फैक्टर यूज किया जाता है। स्केल फैक्टर में कुछ हजार किलोमीटर को कुछ सेंटीमीटर से दिखाने की बात की जाती है। इंजीनियर दिखाते हैं, वो लिख देते हैं ऊपर कि इतना किलोमीटर बराबर इतने सेंटीमीटर।
अब अगर कहीं 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिख दिया है तो किसी लाइन पर अगर 50 किलोमीटर होगा, क्योंकि 10 को अगर 1 बोल रहा है तो 50 को 5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट करेगा, वो इफेक्टिवली एक सेम रेशियो से ही बढ़ेगा। लेकिन आप मेजरमेंट के लिए किसी चीज को बुनियाद के तौर पर या एक स्केल फैक्टर के तौर पर मानकर चलते हैं। इस प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है कि स्थान ए से स्थान बी, दो स्थान है, ध्यान से देखें, इनकी जो दूरी है मानचित्र पर 8.7 है, मानचित्र पर केवल 8.7 ओबी सेंटीमीटर बनाया गया है। ये मैप है और इस मैप पर स्थान ए से स्थान बी की दूरी को केवल 8.7 सेंटीमीटर बनाया गया है। अब ये स्थान ए और स्थान बी हो सकता है बहुत दूर दूर हो जमीन पर, धरातल पर, लेकिन मैप पर भैया केवल इतने सेंटीमीटर से ही इसको प्रेजेंट किया गया है। आगे पूरी कहानी पढ़िए। यदि मानचित्र पर ऊपर लिखा गया था कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भूमि पर 2 किलोमीटर है, मतलब ऊपर लिखा गया था कि यदि यहाँ पर, जब मतलब उसका कहना था कि हम हर 2 किलोमीटर को 1.5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जमीन पर जो 2 किलोमीटर है ना उसको 1.5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमको मीटर में बतानी है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको क्या बतानी है, मीटर में बतानी है। लेकिन यह किलोमीटर है, याद रखिएगा, सारे मेजरमेंट दिमाग में सेट करके चलिएगा। 1.5 ये आपको दिया गया है कि जहां जहां 1-2 किलोमीटर होगा वहां वहां मैं 1.5 सेंटीमीटर दिखाऊंगा। हमने कितने सेंटीमीटर दिखाए हैं, 8.7। हम इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, सुनिए, 1.5 अगर 2 है तो 8.7 कितना होगा, ये वाला देखो कितना किलोमीटर होगा। मैं लिख के दिखाता हूं, 0.1 अंक पे है इसका और इसका हटा दे, हटा दिया। 3 × 5 = 15 होता है, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 होता है। 29 दूना 58 होगा और 58 को 5 से भाग करें, 5 1 के 5, 5 1 के 5 और 5 अंक 30, 11.6 किलोमीटर आया। मतलब जो एक्चुअली मैप पर इतना था वह सही सही 11.6 किलोमीटर है। ये रियल डिस्टेंस है, मैप पर डिस्टेंस इतनी थी, रियल में डिस्टेंस इतनी है। 11.6 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे, आपको जानकारी है, सबको जानकारी है, आपको ही नहीं, 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है कि नहीं। 11.6 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 6, 3 0 बढ़ा दें, 1 अंक पे दशमलव लगा दें, 11,600 11,600 मीटर से सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मतलब मैप पर जो 8.7 सेंटीमीटर था वास्तविकता में 11.6 किलोमीटर है। उस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल रहा है 11,600 मीटर। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके सामने है। होप सो क्लियर हुआ होगा। देखो आज का सेशन मैं आपको पहले से कंफर्म कर दूं, प्राइमरी जूनियर का कॉम्बिनेशन है। प्राइमरी के भी मैक्सिमम प्रश्न है लेकिन जूनियर के भी कुछ प्रश्न है, इफेक्टिव है, अच्छे हैं। सभी लोग मेंटेन रहिए और तैयार करिए हर प्रश्नों को। जितने प्रश्न आप यहाँ से रेडी करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर क्वेश्चंस को रेडी करके चले। सारे वही प्रश्न और इफेक्टिव हैं जो आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूं, लीजिए। एक पेडागोजी का क्वेश्चन इस टाइप का बन रहा है, कैसे पढ़ा जाएगा समझिए। एक गणित की कक्षा में, कक्षा के समक्ष, मतलब एक गणित की कक्षा थी, पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, समक्ष निम्न प्रश्न रखा गया। प्रश्न क्या रखा गया, 4 अंकों 7, 8, 4 और 6। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को क्लियर सभी लोग करिएगा जिससे गलत ना हो पाए, मतलब हर चीज को एकदम इफेक्टिवली और अच्छे से तैयार करिएगा। निम्न प्रश्न रखा गया, 4 अंक की संख्या लीजिए। इसने कहा कि आप 7 ले लो, 8 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाए कि कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए। अभी जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया था, स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन था, कुछ डिजिट आपको दिए गए थे, उनकी मदद से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी थी। अगर मेरे को लार्जेस्ट बनाना हो मैं बना दूंगा। लार्जेस्ट बनाएंगे तो 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बना दिया हमने, ठीक है, यही बताया, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद अगर आप किसी एक क्लास में इसको देंगे तो डिफरेंट जेन्युइन सी बात है कि बच्चे जो है अलग अलग आंसर देंगे, ये तो कंफर्म है। वे छात्रों से पूछती है, जो शिक्षिका है जिसने इस क्लास को यहाँ पर जो रन करा रही है क्लास टीचर, वे पूछती हैं आपने जो 2 संख्याएं बनाई है ये दोनों,
उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए कि अंकों का क्रम सोचिए, सीक्वेंस सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कभी कभी कोई टीचर नहीं पूछते हैं क्लास में कि बताओ कैसे बना, जैसे हम कह रहे उत्तर तो दीजिए, कभी कभी होता है कुछ बच्चे उत्तर याद किए रहते हैं आंसर, हमारी क्लास में भी होता है, हम कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते तब तक आंसर आ जाता है, मैं पूछ नहीं पाता हूं आप लोगों से, लेकिन पूछने की हमारी इच्छा होती है कि भैया कहां से लाए हो, अगर उत्तर दे रहे हो तो ये भी बताना कैसे दे रहे हो, कहां से आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं। टीचर ने पूछा कि लिख तो दो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूजिंग दिस नंबर, बट हमें यह भी बताना कि आप उत्तर कैसे लिख रहे हो, कैसे बनी। अपनी क्रियाविधि को लिखिए, अपनी एक्टिविटी को समझाइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपर्युक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है, सबसे बेस्ट एक्सप्रेशंस यहाँ पर निम्नलिखित में, मतलब सीधी सी बात है, इन नंबर्स को दिया गया था क्लास में, टीचर्स ने कहा था स्मॉलेस्ट बनाओ लार्जेस्ट बनाओ, बट केवल बनाओ ही नहीं, अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट करो कि हम लार्जेस्ट बना रहे हैं तो कैसे और स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो कैसे। मैंने लार्जेस्ट बनाया तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ध्यान ये भी रखना है कि अंक 4 रहे। मैंने स्मॉलेस्ट बनाया तो इसमें तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ध्यान ये रखना है कि अंक 4 रहे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इन चारों में कौन उपयुक्त है इस सिचुएशंस के लिए। पहला है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है। क्या टीचर का उद्देश्य यह होता है कि उसने कह दिया तुम लोग सोचो लिखो, इसका मतलब टीचर अपना समय बचा रही है और बैठी है क्लास में? यह उद्देश्य अध्यापक का नहीं होता है। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं कि चलो काम देकर थोड़ी देर आराम करते हैं। अध्यापक एज ए टीचर जब आप भी पढ़ाएंगे या पढ़ाते होंगे तो आपके मन में भी कभी कभी यह आता होगा कि हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और देकर थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं, या वो बच्चे आंसर देंगे तो उससे हम मैच करा लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह सोचना गलत है, यह उद्देश्य कभी अध्यापक का जेन्युइन उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। ऐसा थोड़ी है कि आप डिसिप्लिन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट उपयोग में ला रही हैं। अनुशासन बनाना मतलब अपने तर्कों से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से सिचुएशंस को रियलाइज करा के अध्यापक बनाए, ना कि प्रश्न देकर अनुशासन बनाए। प्रश्न हमेशा क्रिएटिविटी के लिए दिया जाता है, मतलब आपके अंदर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, आपको नई चीज सिखाने सीखने के लिए दिया जाता है, इसके लिए थोड़ी के अनुशासन बनाए, गलत है। शिक्षिका छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को, एकदम सही बात है, वह एक्चुअली यह जानना चाहती है कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, उसका आंसर किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसके अंदर वह क्रिएटिविटी डेवलप है कि नहीं है, वह सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसके लिए सी ऑप्शन। देखिए अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सी लगा के आएंगे। जो नहीं भी पढ़ा है बिल्कुल एक अक्षर, वो भी सी लगा के आएगा अगर पूरे शब्दों को सही तरह से पढ़ लेता है तो। शिक्षिका उन छात्रों को अमित कर रही है, हाँ, जिन्होंने सही उत्तर दिया है, ताकि वे उत्तरों को फिर दोबारा से जांच कर। ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। और आप ऐसे ही समझ रहे होंगे तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि मैंने सी का सिलेक्शन क्यों किया है। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ क्लियर हो रही बात है कि नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन आया, म्याऊ एक खेल है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में और पूछा जा भी सकता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। म्याऊ एक खेल है। कभी कभी देखिए टेबल खेल खेला जाता है, जैसे कुछ लोग घूमते 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 एक सिचुएशन पार कर सिंगिंग टेबल बनाई जाती है राउंडिंग टेबल में। ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार के खेल क्रिएटिविटी के माध्यम से बनाए जाते हैं। जी मेरा मैसेज आया, सही बात है। म्याऊ एक खेल है। म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े हैं होते हैं। ये देखो एक गोला है, यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े होते हैं, उनको कैसे बोलना है सुनिए। एक खिलाड़ी बोलता है एक, पहला बोला एक, दूसरा बोलेगा दो, तीसरा बोलेगा तीन, चौथा बोलेगा चार, पांचवा बोलेगा पांच, छठा बोलेगा छह, सातवां सात ना बोलकर बोलेगा म्याऊ। क्या बोलेगा? म्याऊ। सातवां क्या बोलेगा? म्याऊ। आठवां बोलेगा आठ, नौवां बोलेगा नौ, दसवां बोलेगा दस, ग्यारहवां बोलेगा ग्यारह, बारहवां बोलेगा बारह, तेरहवां बोलेगा तेरह, चौदहवां बोलेगा म्याऊ। मतलब जो सात या सात से कटने वाली संख्या है वहां पर खिलाड़ी बोलेगा म्याऊ। गलती से कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं, सात को सात बोल देते हैं। जो जैसे बोलेगा गेम से हट जाएगा, वो हार जाएगा। बात समझिए।
आपको एक नंबर जैसे आज 4-5 लोग खड़े हो जाइए और कहिए कि ये डिसाइड करना है हम लोग को 7 या 7 से कटने वाली संख्या, मतलब 7 पर, 14 पर, 21 पर, 28 पर, 35 पर, जो 7 के पहाड़े में आ रही संख्याएं, वहां पर आपको बोलना है म्याऊ। ठीक है, क्या बोलना है? म्याऊ। अब यहां पर जो खिलाड़ी नहीं बोल पाता उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। पूरी पढ़िए, 7 या 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, उस पर संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाले खिलाड़ी जीत जाएगा। ठीक है, विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना होगा? मतलब वह समूह जिसमें सभी अंक 7 से कट रहे हों, वह समूह जिसमें सभी अंक 7 से कट रहे हैं। 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14, 6 नहीं कटेगा, इसको खत्म कर दो, ये नहीं आएगा। 7 दूना 14, 7 एक के साथ, 7 दूना 14, 3 नहीं कटेगा, इसको भी खत्म कर दे। 7 एक के साथ, 7 9 63, ठीक है, 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14, 7 9 63, ये सी ऑप्शन। यहां पर सी में देखिए 133 है, 7 से कट जाएगा, 154 है, 7 से कट जाएगा, 203 है, 7 से कट जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 7 से कटने वाली संख्याएं हैं और इन संख्याओं पर खिलाड़ी को म्याऊ बोलना है, ना कि यहां पर उनको नंबर बोलना है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। 9वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। 10वां नंबर देखिए, एक और अच्छा प्रश्न, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, स्टेटमेंट पहले को पढ़ रहा हूं। एक त्रिभुज में कोण बी 90 है, मतलब ऐसे बना है ए बी सी और बी आपका 90 है। इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत था ऐसे, यहां बनाऊंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा। एक आयत था ऐसे, यहां बना देता हूं आयत, जिसकी लंबाई 6 थी और चौड़ाई 4 था। कह रहा जो इसका एरिया होगा, इस त्रिभुज का एरिया इसके एरिया के बराबर है। इसका एरिया भैया 6 चौके 24 है, 6 चौके 24 है। अगर हम लोग आयत की बात करें तो आयत का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 24 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज ऐसे बना है, जिसको हम बेस कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे, इसको कड़ अर्थात हाइपोटेन्यूज मतलब इसको आधार कहेंगे। हिंदी में देखिएगा, आधार है, लंब है और एक कड़ है। ये नियम है, पाइथागोरस का भी नियम आपको क्लियर होगा। मैं आपको और भी जो चीजें पॉसिबल है क्लियर करता हूं। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है? जब त्रिभुज समकोण है तो 1/2, पहले तो क्षेत्रफल 1 2 24, क्षेत्रफल की जगह 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं, b इंटू एच बराबर, अगर 24 है तो बी एच बराबर 48 हो जाएगा। मतलब आधार और ऊंचाई का प्रोडक्ट, आधार और ऊंचाई का प्रोडक्ट आपका 48 होगा, इसमें डाउट नहीं है। मतलब बी रिलेटेड है यस से, यह कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। और आगे बढ़ता हूं, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या बताता है कि 90 डिग्री का कोण है, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। कंफर्म हो गया इतना? इसके बाद कर्ण और आधार के बीच का अंतर, जैसे ध्यान से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। कर्ण और आधार, कर्ण ए है, आधार ए है, एच माइनस बी, अंतर कितना है? 6 सेंटीमीटर। कर्ण और लंब का अंतर एच माइनस एच बराबर 3 है। त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए हमें त्रिभुज एबीसी का कर्ण निकालना है। निम्नलिखित में क्या विकल्प होना चाहिए जो सही आंसर है? आप समझने की कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगा। कर्ण का नियम होता है, अगर हम बात करें यहां पर पाइथागोरस की, तो एच बराबर √b² प्लस एच स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अंडर रूट में कर दे तो आपको कर्ण मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी।